4,000 लैक्स में लिखा हुआ है, 4,000 लैक्स एस्टिमेटेड, यानी कि 40 कोटि होते हैं। यदि मुझे नगर सेवक जी आप बताइए, आप जो बार बार कह रहे हैं हमें कुछ जानकारी नहीं है इसके चीज़ के बारे में, हम जब ही निकल रहे थे हमें कुछ पता ही नहीं था। नरेश जी, मैंने काफी नगर सेवक से बात की, कुछ अधिकारियों को भी ऐसा बोलना था कि ये कैपिटल वैल्यू टैक्स, कभी कोई क्या बोल रहा है, कभी कोई क्या बोल रहा है, किसी ने सही उत्तर मुझे नहीं दिया है। आप इस विषय में क्या बोलेंगे? जैकी जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। इस जनता को गुमराह और कोई नहीं इस शहर के नेता और अधिकारीगण कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने जो प्रश्न किया था नेताओं से, कारपोरेटरों से, मुझे यह बताइए कि यह कैपिटल वैल्यू टैक्स का ठहराव आपने पारित किया क्यों, जिसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आज तक किसी भी नेता ने सामने आके नहीं कहा है। या तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसको कम करवा के देंगे, या तो बोल रहे हैं कि नहीं हम अरियर्स को माफ करवा के देंगे, लेकिन इस प्रश्न का जो मूल प्रश्न है कि इस शहर में यह कैपिटल वैल्यू टैक्स लगी क्यों, इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया है। कुछ नगर सेवकों ने पहले तो स्टार्टिंग में, अगर आपको जनता को याद होगा, डिनाई कर दिया था कि नहीं हमको पता ही नहीं है, हमारा 4 तारीख को कार्यकाल अप्रैल को खत्म हुआ, उसके बाद इन्होंने, प्रशासन ने अपने मनमानी करते हुए कुछ भी लगा दिया, हमें इसकी जानकारी तक नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे हमने ठहराव दिखाए, हमारे मीडिया पे हमने ठहराव दिखाए कि ठहराव पारित करके आए, आप रेजोल्यूशंस पास करके आए हैं। 2 ठहराव थे, 2016 के स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव था और फिर जनरल बॉडी का ठहराव था। तब कुछ नगर सेवक आगे आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमने ठहराव तो पारित किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने परसेंटेज तय नहीं की है। उस परसेंटेज को लेकर के जो 0.91% है, आज तक अधिकारी कुछ अलग बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं अगर कोई ऐसा कहता है कि 0.91 नहीं लगाया है, पहले से ही लगा के आए हैं। और नेतागण बोलते हैं हमने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित ही नहीं किया है जिसमें हमने परसेंटेज दिखाई हो, अगर कोई ऐसा प्रमाण है तो सामने लेके आए। अब जनता क्या करे, जनता किसके पास जाए? नेता बोलता है मैंने पास नहीं किया है, अधिकारी बोलता है इन्होंने पास किया है, और फिर वो कह रहे हैं कि अगर प्रमाण है तो बाहर लाइए। कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब उसके बाद नेता फिर सामने आए, फिर अभी नेताओं की फिर स्टेटमेंट बोली और चेंज होती गई, धीरे धीरे करके होती गई कि हम इसको रद्द करवाएंगे। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोल रहे हैं हम इसको रद्द ही करवाएंगे। एक नगर सेवक ने कहा ये काला कानून है, हम इसको रद्द करवाएंगे। अगर काला कानून था तो ये आपने पारित क्यों किया था? तब आपको ये सफ़ेद कानून दिख रहा था कि आपने पास कर दिया। चलिए, फिर एक नेता ने थोड़े दिन पहले ही स्टेटमेंट दी मीडिया पे आकर के कि ये देखिए हमने इसलिए लगाया था क्योंकि वो टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड्स आने वाले थे, 105 करोड़ बता रहे हैं, और उसी के लिए उसके ऊपर शहर का विकास होता था। उस विकास को ध्यान में रखते हुए हमने कैपिटल टैक्स लगा दिया, क्योंकि उसमें यह अनिवार्य था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको अगर ये चाहिए, हमारे फंड्स चाहिए JNNRU में या अमृत योजना में, तो आपको ये टैक्स लगानी पड़ेगी। इसके लिए हमने लोगों का हित सोचते हुए लगाया। फिर उसी इंटरव्यू में वो महाशय कहते हैं कि क्या है कि ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स आने से जो पहले रेटेबल था, उसमें जो रेंट पे हम लोग टैक्स ले रहे थे 73-74%, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनकी प्रॉपर्टियां रेंट पे दी हुई है उनको हमको राहत दिलानी थी, इसके लिए हमने किया। अब 2 तर्क उनके हो गए। फिर उसी इंटरव्यू में आगे जाकर के वो बोलती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि कैपिटल वैल्यू टैक्स अगर 2016 से लगा रहे हैं तो कुछ लोगों को रिफंड देना पड़ेगा। रिफंड किसको देना पड़ेगा? जिनकी रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं, और वो कोई छोटा अमाउंट नहीं होगा, करोड़ों में होगा। इसके लिए बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि महानगर पालिका को करोड़ों का भुगतान उन लोगों को करना पड़ेगा जिनका उन्होंने 73% लिया है। और ये बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है उनको फायदा देने के लिए ये लगा रहे हैं, और हम इसका निषेध करते हैं, हम इसको कैंसिल करवा के रहेंगे। बोलिए जैकी जी। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 अप्रैल को जो आनंद फानंद में कचरे का ठेका पास किया गया, उस ठेके को कवर करने के लिए ये कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाई गई, क्योंकि सीधा कचरे का ठेका डबल रेट में दिया गया था। उस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा जैकी आपने। इस तरफ मेरा भी संदेह जा रहा है। और आपको याद होगा जब ये कचरे का ठेका पारित हुआ था, मैंने जनता को बताया था कि ये जो डबल किया है इन्होंने,
बहुत गलत किया है। इतने पैसे महानगर पालिका के पास आएंगे कहां से? तब कैपिटल वैल्यू की बात तक नहीं थी। तभी मैंने कहा था जनता के साथ कि ये धोखा होगा, आगे चल के हमारे से टैक्स बढ़ा के लेंगे और वही पैसा हमसे वसूलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कचरे का ठेका पारित किया है जिसमें इनको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। उसको निकालने के लिए पैसा कहां से निकालना है, इसके लिए भी शायद इसके अंदर हेतु होगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाई है। अब ऐसा है कि जिस नेता की मैंने बात की, उन्होंने बताया कि हम इसको ऊपर जाकर के इस जो पूरा रिजोल्यूशन है इसको रद्द ही करवा के आएंगे, ये टैक्स रद्द करवा के रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, जनता आपका धन्यवाद कहेगी अगर आप इसको रद्द करवाते हैं तो। लेकिन अब वो इस निर्णय पे पहुंचे हैं, सभी लोग आके कहते हैं हम ये काला कानून है, हम इसको रद्द करवा देंगे। ठीक है, अच्छा हमको ये तो बताइए, आप लोग कह रहे हैं वो जेएनएनआरयूएम के 104 करोड़ 105 करोड़ आए थे, जरा बताइए जनता को ये 105 करोड़ गए कहाँ? प्लीज़ जरा अगर आपको जानकारी है। आपने कहा पाइपलाइन बिछाए हमने, नए नए पाइपलाइन, ज़मीन के अंदर चले गए पैसे वो 105 कोटी, या किसी प्राइवेट कंपनी को ठेके में दे दिए? जरा उसका खुलासा कीजिए, जनता वो भी जानना चाहती है। अब आइए हमारे शहर की डीएमसी, डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर टैक्स डिपार्टमेंट, वो 2 बार मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुने हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। हमारा भी दिमाग खुल गया है कि ऐसे ऐसे कानून भी हैं, शायद हमको जानकारी नहीं, मैडम ऐसे ऐसे कानून ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के बताती है। उन्होंने तो पहले ही इंटरव्यू में कह दिया था कि ये 0.91 जो आपके शहर के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ही लगाया है। अब वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर कोई ऐसा बोलता है तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है। अब आप जाने, वो नगर सेवक जाने जिनको आप सफ़ेद झूठ करके बता रही है। मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि कुछ मुद्दे जो आपने पहले इंटरव्यू और दूसरे इंटरव्यू में उठाए, उसमें बहुत बड़ा जो कन्फ्रोंटेशन था, जो मेन लड़ाई थी, वो अरियर्स जो आप ले रहे हैं उसमें आपने 121-29(2)A का हवाला दिया। कल भी आपने इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उसी का हवाला दिया है। और इस शहर के लीडिंग एडवोकेट, महानगर पालिका में सचिव पद पे रहे हुए और वरिष्ठ यहाँ के जो लॉ ऑफिसर रह चुके हैं नगर पालिका के, उन्होंने भी कल इंटरव्यू दिया। उन्होंने भी 129A का इंटरप्रिटेशन करके बताया। उनका कहना है 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो अरियर्स नहीं निकलने चाहिए, जो टैक्स असेसमेंट रहती है उसी गवर्नमेंट ईयर के अंदर उनको फाइनलाइज करना है। आप कह रही हैं उनकी गलत इंटरप्रिटेशन है, भले हम वो अलग इशू है, हम नहीं करें तो भी चलेगा, हम प्रोविजनल बिल करके दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने प्रोविजनल बिल करके दे दिए और 129A का ये इंटरप्रिटेशन है, तो देखिए मैं LLB तो नहीं हूँ मैडम, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं की हुई है, लेकिन BPMC एक्ट का कभी कभी मैं भी अध्ययन कर लेता हूँ। मेरे पास भी ये बुक पढ़ा हुआ है और खुद का परचेज किया हुआ है। कभी कभी मौका मिलता है तो खोल के पढ़ लेता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए फ्लैग है, ये सेक्शन 129(2)A ही है, इसका मैंने अध्ययन किया है, लेकिन मैं अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि आप इतनी महानवी है, आप डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर है, और अगर आप इंटरव्यू में बता रही हैं कि ये इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, एक उच्च अधिकारी महानगर पालिका में रह चुका, महानगर पालिका सचिव पद पे रह चुका, लॉ ऑफिसर रह चुका, वो अगर कहता है कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है, तो मैं चाहता हूं ये दोनों लोग आपस में बैठ के ये तय करें, या कोई और तीसरा तय करे कि ये आखिर है क्या, सही माने में बात क्या है, हमको जरा बताइए। क्योंकि कल भी आपने कहा कि 0.91% जो है, पहले आप कह रहे थे कि ये पारित किया हुआ है, कल आप कैलकुलेशंस करके दिखा रही थी कि ये एक्चुअल 0.91 है, इतना है, फिगर्स के ऊपर देख करके शायद उन्होंने ये तय किया है। मुझे नहीं पता कौन किसको कंफ्यूज कर रहा है। कल तो ये बताया गया कि शहरवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कौन गुमराह कर रहे हैं, जरा कृपया करके मैडम आप स्पष्टीकरण दीजिए ना। हम तो आम आदमी हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन हमको नेता लोग गुमराह कर रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी पास नहीं किया है 0.91%, या आप हैं जिन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा कि ये लोग सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, 0.91 पारित करके आए, और कल कह रही थी कि कैलकुलेशन निकाल के दिखाती हूँ तो ये 0.43 तक की जाता है। कुछ आपने केसेस भी निकाल के पढ़ के दिखाए। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। वास्तव में ऐसा होगा भी, क्योंकि देखिए ना, कुछ दिन पहले एक नगर सेवक ने कहा था कि हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास वकील सब रेडी है और हम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कोर्ट गया नहीं है। बोलिए जैकी जी। ऐसा है कि सभी नगर सेवक, सभी पार्टी के पदाधिकारी लोग बोल रहे हैं कि ये कैपिटल वैल्यू टैक्स हम हटाएंगे, रद्द करेंगे, दर कम करेंगे, लेकिन एक नेता जिसने इस कैपिटल वैल्यू टैक्स के लिए भूख हड़ताल की थी और वो मांग रखी थी कि अगर कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं लगा तो मैं इसके भी आगे के मैं कोई ना कोई आंदोलन करूंगा, उस विषय में आप क्या कहेंगे सर?
बिल्कुल सही, मेरा भी ध्यान अभी उसी नेता के ऊपर केंद्रित है। एक नेता ने आंदोलन किया था, पूरा दिन बैठा था ये कहने के लिए, अभी मुझे पता चला है कुछ ही दिन में पेपर्स भी मेरे हाथ में लगने वाले हैं कि उन्होंने ये लिखित रूप से नगर पालिका को दिया था, दबाव डाला था कि कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाइए। तो मैं तो कहता हूं सबसे बड़े खलनायक तो वही हमारे नेता हो गए जिन्होंने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाने के लिए आंदोलन किया था। उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। अब देखिए नेता लोग, अभी आप जानिए, अभी चुनाव का वर्ष आया है, अभी आने वाले दिनों में कुछ महीनों में चुनाव लगने वाला है, चुनाव हो जाएगा, लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा। ये कैपिटल वैल्यू टैक्स आपके गले की फांस बन चुका है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको लोगों को फेस करना पड़ेगा। एक बात याद रख देना कि जनता भोली भले है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। अब आते हैं फिर से, बोलिए जैकी जी। एक धन्ना सेठ जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उस नेता ने शहर के अंदर प्राइवेटाइजेशन भी लेके आए, तो ये कहीं ना कहीं एक निजी कंपनी को सीधा सीधा एक नेता फेवर कर रहा है। ऐसे क्यों? देखिए जैकी जी, मैंने पहले ही इंटरव्यू में आपसे कहा था कि हमारे पीठ में छुरा घोंटने वाले कोई दूसरे नहीं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और ये एक उसका और दूसरा आपने उदाहरण दे दिया, मिसाल दे दिया कि वो धन्ना सेठ जो है, जो प्राइवेट कंपनियों के साथ साठगांठ करता है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रेंटेड हैं। अब वो भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स आ जाए ताकि उनके करोड़ों रुपए जो है रिफंड मिल जाएं। इसमें कोई शक नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया, हमें तो अपने नो ही लूटा है, औरों में कहाँ दम है। तो ठीक है, वो जो होगा वो जनता को उनको फेस करना है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये जो जनता है आपको जवाब देगी तब जब ईवीएम मशीन्स खुलेगी, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। ये जनता जो आपको दिख रही है ना शांत, ये समुद्र के अंदर जैसे शांत है, अंदर से बहुत हलचल चल रही है, लोग बहुत क्रोधित हैं, आक्रोश में हैं। उसका जवाब आपको आने वाले चुनाव में अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। देख लेना आप। डीएमसी का मुद्दा शायद आधे में रह गया कहीं, मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का मैं खुलासा करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कुछ उनसे सवाल जवाब, क्योंकि वो उच्च अधिकारी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, हम तो सीधे साधे इंसान हैं, आम सिटीज़न हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कई, मैडम हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ सवाल पूछने में, कुछ सेक्शन कोट करने में अगर मुझसे गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। मुझे कानून और कचहरी मत दिखाना, मुझे कोर्ट तक मत घसीट के जाना, क्योंकि आपने अपने हियरिंग में कहा है कि जिसको कोर्ट जाना है जा सकता है। मैडम आपने तो बोल दिया, कभी आपने सोचा है एक कॉमन आदमी कोर्ट में जाने के लिए क्या क्या लगता है, कैसे जाएगा? आपने तो अपने इंटरव्यू में कह दिया कि जिसको कोर्ट जाना है जाइए। तो मैं कोर्ट के हवाले से ही आपको बताता हूं, क्या ये बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय नहीं था कुछ वर्ष पहले, नो सर्विस नो टैक्स? आप बताइए इस शहर में कौन सी आप सेवाएं हमको दे रहे हैं, क्यों टैक्स हम आपको दें? आप कौन से अधिकार से हमसे टैक्स मांगते हैं जब बॉम्बे हाई कोर्ट का यह निर्णय आ चुका है? मैंने पहले ही कहा कोर्ट कचहरियों की ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी है वो मैंने आपके स्पष्ट सामने रख दी। उसके सिवा अब मैं आपको कुछ पेपर मैं भी ले आया हूं, जैसे आप हमको पेपर्स दिखाती रहती हैं तो मुझे भी विवश होकर के पेपर्स निकालने पड़े ताकि आपको बता सकूं। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि हमने प्रोविजनल्स बिल दिए हैं तो इसके लिए हम आपसे रिकवरी कर सकते हैं, जब चाहे हम रिकवरी कर सकते हैं, और हमको ये कानून में प्रावधान मिला हुआ है, हम आपको प्रोविजनल बिल्स दे सकते हैं। ठीक है मैडम, मैं सीधा आदमी हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया होगा, प्रोविजनल बिल आपने दिया है। ये मैंने पिछले बरस में एक फ्लैट की खरीदी की थी। फ्लैट खरीद करने के टाइम मैंने जो सेलर था उससे कहा कि जो भी आपके यूएमसी की टैक्सेस हैं कृपया करके क्लियर करके मुझे नो ड्यूज सर्टिफिकेट ला के दीजिए। उन्होंने मुझे ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया, उसके आधार पे मैंने उनको आगे का भुगतान किया, अपना फ्लैट रजिस्टर करवाया, रजिस्ट्रार के पास चार्जेस भर दिए। अब जब आपने मुझसे कहा कि ये प्रोविजनल है, तो बिल पे तो प्रोविजनल लिखा हुआ है, यदि आप इस रिसिट पे नो ड्यूज सर्टिफिकेट पे भी कहाँ पे भी मुझे नहीं दिख रहा है, मैं बार बार देख रहा हूँ, 4 बार तो रात से पढ़ चुका हूँ, कहाँ पे भी प्रोविजनल लिखा हुआ नहीं है। अगर ये प्रोविजनल लिखा हुआ नहीं है तो फिर मैं कैसे इसका भुगतान, मैंने तो भुगतान कर दिया वो आदमी को, क्योंकि मुझे विश्वास था ये सरकारी कागज है, सरकारी कागज को सरकारी अधिकारी आकर के जुटला नहीं सकता। तो ये तो आपने नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया है, चाहिए तो मैं पढ़ के भी दिखा सकता हूं, उसमें आउटस्टैंडिंग टैक्स आप दिखा रहे हैं 0 और साइंड बाय डेप्यूटी कमिश्नर टैक्सेशन। अब डेप्यूटी कमिश्नर साइन करके देता है कि इस बंदे के ऊपर कोई टैक्स बाकी नहीं है,
तो मैं क्यों ना उसको भुगतान करूं? मैं ये सर्टिफिकेट झूठा क्यों मानूं? कहां पे प्रोविजनल भी नहीं लिखा हुआ है। जो कानून में आपको कानून दिखाती हैं कि हमने प्रोविजनल का बिल करके दिया है तो हमको रिकवरी करने का पूरा पूरा अधिकार है, तो यहां पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर आपने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि ये जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है ना, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने आसानी करने के दे दिया था कि चेंज ऑफ नेम हो सके, किसको प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है। मैं जितनी कानून की जानकारी रखता हूं मैडम, मैं एलएलबी नहीं हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जितनी मुझे कानून की जानकारी है उसके हिसाब से ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है, ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने मेरे साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, क्योंकि इसमें प्रोविजनल लिखा हुआ नहीं है। इसके आधार पे इस सर्टिफिकेट को मैं कागज को ईमानदारी से सच्चा कागज मानते हुए, महानगर पालिका का सर्टिफिकेट, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आगे चल के एक ऐसी डीएमसी भी आएगी जो कहेगी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं पेमेंट ही नहीं करता था, लेकिन मैंने कर दिया। अब क्यों ना मुझे बताइए कि महानगर पालिका के खिलाफ मैं, अगर मुझे नोटिस मिलता है तो मैं एफआईआर दाखिल करवाऊं, पुलिस केस करवाऊं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, आपने कहीं ना कहीं सेलर का फायदा किया, परचेजर का नुकसान कर दिया, मेरा तो नुकसान हो गया। अब वो आदमी जो है शिफ्ट हो गया है, फॉरेन चला गया, अब मैं पैसा किससे लूं? आप तो मेरे से पैसा मांग रहे हैं, मैंने तो आपके सर्टिफिकेट को आधार मानते हुए उनसे डीलिंग की, अब मैं क्या करूं बताइए? मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं रहा है, कुछ सेक्शन सब सेक्शंस हो जिसके तहत मैं एफआईआर कर सकता हूं। कृपया करके मुझे जरा इसकी जानकारी दीजिए, सभी लोगों को जानकारी दीजिए या मुझे अकेले से दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, उचित लगे, वैसा अवश्य कीजिएगा। तो ये हो गया नो ड्यूज का मामला। उसके अलावा इस शहर में जो धोखादायक इमारतें हैं, जो खाली हो चुकी, जो गिर चुकी हैं, उनको भी आपने नोटिसेस भेजे हैं। क्या ये आपका फेलियर नहीं है? अगर आपके नीचे जो क्लर्क हैं उनका ध्यान नहीं जाता है और उनको नोटिस सर्व करते हैं, क्या आप इसको, जो क्रेडिट आती है अगर अधिकारी लेता है तो जो डिसक्रेडिट आती है वो भी उसी अधिकारी को लेनी है? क्या ये आपका फेलियर नहीं है? आप डिपार्टमेंट की हेड हो, आप इससे भाग नहीं सकते। डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर टैक्स, ये आपने हमको बताया इंटरव्यू में। तो अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठी हुई हैं, आपके नीचे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ऐसे क्यों दिए जा रहे हैं नोटिसेस, क्या उनको नोटिसेस देने उचित हैं? तो आपने कैसे दिए हैं? कुछ ही एक दो दिन में मेरे पास वो भी कागज आ रहे हैं, वो भी चाहिए तो मैं कैमरा पे दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपने, मैं तो मिल के आया हूँ, देख के भी आया हूँ, वो मैं कागज भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार से धोखादायक इमारतें, गिरी हुई इमारतें, जहां खाली की गई, सील की हुई इमारतों को आपने ये नोटिस अभी सर्व किए हैं। ये कहां तक सही है? उसके सिवा मैं ऐसे ही आया था उस दिन महानगर पालिका में आयुक्त साहब से मिलने के लिए, अपनी दुख, बड़ी पीड़ा, बड़ी दास्तान सुनाने के लिए उनको, तो मेरा टैक्स डिपार्टमेंट में जाना हुआ। मैंने वहां पे देखा तो प्राइवेट कंपनी वाले, जितने प्राइवेट कंपनी को आपने ठेका दिया है, जो नाप बीप करने का दिया था, वो सब बैठ करके कुर्सियों पे कंप्यूटर लेकर के काम कर रहे थे। जो वहां के ओरिजिनल स्टाफ है वो तो साइड में बैठा हुआ था। अब ये कितना गलत है, ये आपके आंखों के नीचे चल रहा है ना। प्राइवेट कंपनी वालों को आपने अंदर बिठा के कैसे रखा है? अपने कंप्यूटर्स, अपनी टेबल्स, अपनी ऑफिस उनको यूज करने के लिए कैसे दे दी है? अगर पास, यहां तक कि मुझे जानकारी मिली, पासवर्ड तक भी उनके पास है। अगर पासवर्ड भी उनके पास है, सभी कुछ उनके पास है, तो क्या इस यूएमसी में कोई बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है? आप कैसे प्राइवेट कंपनी वालों को बिठा के रखते हैं? ये सारी चीज़ें उनके हाथ में कैसे दी हुई है? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो ऐसे कई प्रश्न हैं, मैं पूछते जाऊंगा, ये इंटरव्यू आधा घंटे का चला जाएगा। लेकिन मैं जनता से अपील करता हूं कि कृपया करके धैर्य रखिए, आज का इंटरव्यू पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि हर 20 मिनट में, हर 20 सेकंड में, हर 15 सेकंड में आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही है, तो इसको छोड़ना मत। मैडम, आपने जितने भी लोग आपके हियरिंग पे आए हैं उनको आप स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दे रही हैं। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है। आप तो नियमों को पालने वाली औरत हैं, मैडम हैं, इतनी बड़ी ऑफिशियल हैं, तो आपको तो नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको तो ये पता होगा कि स्पीकिंग ऑर्डर इज़ अ मस्ट, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द, जो आप ऑब्जेक्शन की डेट देते हैं, आप जिनको बुलाते हैं हियरिंग की डेट में, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। लेकिन आप तो किसको दे नहीं रही हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं आप क्यों नहीं दे रही हैं मैडम? ये तो हमारा अधिकार बनता है। जब मैं आपके पास आता हूं, मैंने आपको ऑब्जेक्शंस डाले हुए हैं, उसके ऊपर आप चर्चा करती हैं, किसी रिकॉर्ड पे जाता नहीं है, तो मैं क्या किसी प्राइवेट, किसी अलग आदमी, मंत्री से बैठ के बात कर रहा हूं, या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ऑफिशियल विजिट पे आया हुआ हूं? अगर मैं ऑफिशियल विजिट पे आया हूं, मेरी और आपकी कोई चर्चा होती है, मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, आप उसको काउंटर करती हैं, तो वो उसका स्पीकिंग ऑर्डर बनना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए कृपया करके इसका उत्तर दीजिए। उसके अलावा जो मुझे बाहर से जानकारी मिली है, मैं चाहूँगा कि मीडिया वाले ऐसे लोगों के पास जाएं जो हियरिंग से होके आए हैं,
उनका साफ कहना है कि हमें वहाँ पे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक से बात नहीं कर रही हैं। तो आप मुझे बताइए, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप जो हैं एक पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट का हिंदी में अगर अनुवाद करूँ तो उसका मीनिंग रहती है, उसकी मीनिंग रहती है जनता का सेवक, पब्लिक सर्वेंट। यदि आप जनता की सेवक हैं तो जो मालिक है जनता, वो आपके पास आ रही है सवाल जवाब करने के लिए, अपने टैक्स के मामले में आपके पास मिन्नतें करने आ रही है कि हमको ये टैक्स नहीं चाहिए। उनसे आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकती हैं? आप जरा अपने आप से सोच लेना, पूछ लेना कि ये सही है क्या। ये मेरी प्राप्त जानकारी है। कैमरा पे मैं ज़रूर कहूँगा मीडिया वालों को कि आप उनसे भी इंटरव्यू ले लीजिए, पूछ लीजिए कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं है। आप ज़रा सोच लेना। अब आते हैं जनता की तरफ। मेरी प्यारी जनता, ये जो मैंने इतना लंबा इंटरव्यू खींचा है, इतना सब कुछ बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक एक चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। ये अभी आपको मैंने सारी जानकारियाँ दे दी कि किस प्रकार से कागज़ दिखाए जाते हैं, किस प्रकार से किताब दिखाए जाते हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लोग हमको मिसगाइड कर रहे हैं तो आगे हमारे लिए रास्ता क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मैं बताता हूँ अभी आपको हमको क्या करना है। सबसे पहले जनता कृपया करके ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जैसे आपके पास नोटिस आता है, वो रिसीव करने के टाइम, साइन करने के टाइम ऊपर लिखिए एक्सेप्टेड अंडर प्रोटेस्ट, और साइन करके उसके सिग्नेचर के नीचे तारीख ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उस तारीख से लेके 21 दिन तक आपको ऑब्जेक्शन डालने का अधिकार बनता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लेटर ले लीजिए, रेडीमेड मिल रहे हैं, जेरोक्स वाले के पास मिल रहे हैं। अगर वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर सब फिल इन द ब्लैंक्स करके साइन करके अपना मोबाइल नंबर लिख करके जो नोटिस मिला है उसकी जेरोक्स कापी भी उसको साथ जोड़िए और महानगर पालिका में दे दीजिए, आपको एक टोकन मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप सादी भाषा में भी उसके ऑब्जेक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और वो लिख करके वहाँ पे जमा करवा दीजिए। फिर आपको तारीख आएगी, उस तारीख पे जाना है, अंदर जाके बैठना है। फिर आपको वो मैडम सवाल जवाब अगर पूछती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछती है तो आप उनसे कहिए कि मैडम मैं अपना यहाँ पे ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने आया हूँ, कृपया करके मैं जो बोल रहा हूँ वो आप दर्ज कीजिए और मुझे स्पीकिंग ऑर्डर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो भी मेरे पास पहुँच गया है। ये फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा, शायद आपको क्लियर यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि वो मोबाइल पे मिला हुआ मेरे को फॉर्म है जिसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है। लेकिन मैं आपको खाली जनता को ये बता दूँ, नीचे 3 कॉलम्स हैं रिमार्क्स के, ब्लैंक हैं। आपको उसमें केवल लिखना है एज पर माई ऑब्जेक्शन लेटर, आपको लिखना है एज पर माई ऑब्जेक्शन लेटर, दैट्स ऑल। और फिर सही करनी है और डिमांड करनी है स्पीकिंग ऑर्डर की, भले वो दे न दें वो अभी उनकी मर्जी, आगे जो कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। एक तो ये, दूसरा ये कि मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं क्या पता अधिकारी गलत हैं, नेतागण गलत हैं, अलग अलग इंटरव्यू देते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन हो न हो जनता को फंसाया गया है इस बड़े मकड़ी के जाल में, मानो जनता फंस गई है। तो अभी आपको खुद का रास्ता खुद निकालना है। आने वाला चुनाव है, जो भी नेता आते हैं आपके दरवाजे पे, पुराने नेता विशेष तौर पे, उनसे पूछिएगा कि आपने क्या किया है, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स कहाँ से आ गई, हमको बेमौत मारना चाहते हो, ये सवाल आप उनसे पूछना। और फिर मैं जैसा हमेशा आपसे कहता हूँ और अभी भी आपसे कहूँगा, लेकिन फिर से एक बार दोहराता हूँ, ये अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा, अगर इसमें आपको लगा कि बहुत सारी जानकारी है तो अच्छा लगा करके देख के बंद मत कर देना। देखिए इस शहर के अंदर बहुत बड़ा हमें आह्वान, जन जागरण आह्वान पैदा करना है। वो तभी हो सकता है ये इंटरव्यू देखने के बाद, आज की ये मुलाकात देखने के बाद, इस इंटरव्यू को आप अपने सभी मित्रों के पास, रिलेटिव्स के पास, सारी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उल्लासनगर के हर घर में ये चीज़ दिखने मिले और वो सतर्क हो जाएं कि हमें आगे क्या करना है। देखिए संविधान के अंदर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें राइट टू प्रोटेस्ट दिया है, लेकिन उसका अर्थ ये भी है कि हमें पूर्ण रूप से अहिंसावादी तरीके से प्रोटेस्ट करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हम महात्मा गांधी का रास्ता, बापूजी हमारे राष्ट्रपिता का रास्ता चुनेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम कोई टैक्स नहीं भरेंगे, आपकी कैपिटल वैल्यू टैक्स ये आपको रद्द करना ही पड़ेगा। ये जनता की जिद अब बन चुकी है, हम नहीं भरेंगे, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से लाके इतने अरियर्स और अपने ये सारी कैपिटल वैल्यू भरेंगे। तो हम एक बात पे खड़े रहेंगे, हमें पैसा नहीं भरना है,
इस पे डटे रहना। इस इंटरव्यू को मैं फिर से कह रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये शहर का जो अभियान, जन जागरण अभियान पैदा करना है, उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। तो अपने रिलेटिव्स के पास, अपने मित्रों के पास, अलग अलग ग्रुप्स के पास ये अवश्य भेज दीजिए। इतना कह करके मैं आपसे अलविदा लेता हूं। ज़रूरत लगी तो फिर शायद मैं कैपिटल वैल्यू पे आऊंगा, अन्यथा ये मेरा आखिरी इंटरव्यू रहेगा कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर। मैंने एक एक जानकारी आपको दे दी। एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, जनता को दे दूं। मैं ये सवाल जो मेरा है जनप्रतिनिधियों के प्रति है कि ये मेरे हाथ में आ गया है उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमिटीज बजट एस्टिमेट्स ईयर 2022-23। ये है वो 22-23 के बजट एस्टिमेट्स स्टैंडिंग कमेटी के, ये आ गए हैं। यानी कि आप जब भी नगर सेवक थे उस टाइम के हैं, एस्टिमेट्स उस टाइम के बने हुए हैं। वहाँ पे दिखाया गया है महानगर पालिका के उत्पन्न वाढवायची प्रस्तावित उपाय, कि महानगर पालिका का पैसा कैसे आएगा, उसके बारे में कुछ उपाय सजेस्ट किए गए हैं। उसमें सबसे पहले कैपिटल वैल्यू टैक्स है, जिसमें 4000 लैक्स में लिखा हुआ है, 4000 लैक्स एस्टिमेटेड, यानी कि 40 कोटि होते हैं। यदि मुझे नगर सेवक जी आप बताइए, आप जो बार बार कह रहे हैं हमें कुछ जानकारी नहीं है इसकी चीज़ के बारे में, हम जब निकल रहे थे हमें कुछ पता ही नहीं था, तो ये तो बजट की एस्टिमेट जो दी हुई है स्टैंडिंग कमेटी एस्टिमेट बजट 22-23, ये तो आपके समय में ही था, तो आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया? क्या आपने देखा नहीं कि ये एस्टिमेट्स कहाँ से आए हैं? क्या उनसे आपने सवाल पूछा कि कौन सी ये कैपिटल वैल्यू टैक्स कब लगाने वाले हैं, क्योंकि आपने इसमें प्रस्तावित फिगर तक दिखा दी है? ये आपने पूछा? क्या आपने उनसे कभी पूछा कि ये जो पिछले 6 वर्षों से आप ये प्रोविजनल बिल दे रहे हैं टैक्स के, वो कैसे दे रहे हैं, कौन से आधार पे दे रहे हैं? कभी आपका ध्यान गया कि जानबूझ के आंख बंद कर दी? ये कई प्रश्न हैं, प्रश्नों के घेरे में है आप, तो आप खुद जवाब दीजिएगा। जनता जनार्दन है, नहीं तो जनता आपको आने वाले चुनाव में अवश्य जवाब देगी।